स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के सिविक्स चैप्टर नंबर 1 यानी क्लास 8 के नागरिक शास्त्र को लेके हैं। उसका पहला नंबर अध्याय नंबर 1 क्या है? संविधान। अध्याय नंबर 1 संविधान। यह भी जाना है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। यहाँ कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। भारत में राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्र संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीति स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया है। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी में बनाए कानून के हर नागरिक त्रस्त था। औपनिवेशिक किससे कहते हैं? हमारे सामने एक शब्द आया कि औपनिवेशिक। तो आपने पढ़ा है कि इतिहास में पढ़े थे कि औपनिवेशिक किसे कहते हैं? औपनिवेशिक जो कोई बड़ा देश रहता है और कमज़ोर देशों को शासन करता है तो उसी को औपनिवेशिक कहते हैं। ठीक है। तो औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज में बनाए गए कानून को नागरिक त्रस्त थे। त्रस्त मतलब क्या? मतलब उससे परेशान थे। उस राजा से लोग क्या थे? त्रस्त हो गए थे, पसंद नहीं करते थे मतलब। ठीक है। अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। क्या महसूस किया? कि लोकतांत्रिक ही होना चाहिए ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जा सकती है। ठीक है। जिसमें हर नागरिक समान हो। क्या होगा? लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक क्या होगा? समान होगा। ठीक है। इसमें कोई जाति का विचार नहीं होगा। ठीक है। तो इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस आयामों से ही भारत की एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारा एक बड़ा सा क्या आया? एक टॉपिक आया। क्या है? टॉपिक आया। वन मिनट। क्या हो रहा है? हमारा एक टॉपिक आया। क्या आया? कि भारतीय संविधान के आयाम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। भारतीय आयाम आयाम का शब्द क्या होता है? आयाम का अर्थ क्या होता है? आयाम उससे कहते हैं जिसके कानून कायदे, मतलब इस भारतीय संविधान में कैसा कानून रहेगा, क्या रहेगा, उसको बताने के लिए उसी को आयाम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होगा? संवाद। क्या है? संवाद। ठीक है। हमारा एक शब्द आया संवाद। संवाद क्या है? हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। क्या अपनाया गया है? कि हमारे देश में किस देश के बारे में बात हो रही है? पता ही नहीं। ये भारत देश की बात हो रही है। ठीक है। अपनाएगा। जिसमें संवाद का तात्पर्य, संवाद क्या है या संवाद से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि
देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार कार्य करती है। क्या करती है? एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार कार्य करती है। हमारे देश में केंद्रीय, राज्य एवं स्थायी स्तर पर सरकार है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे देश में कितनी काम किया जा सकता है, ठीक है, सरकारी काम करती है। तो हमारे देश में केंद्रीय एवं राज्य एवं स्थायी स्तर पर सरकार होती है, ठीक है। पिछले अध्याय में हमने अपने राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर सरकार के बारे में अध्याय किया था, जिसे भारत में सभी स्तरों को सरकार के विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त है, ठीक है, अधिकार है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय एवं राज्य सरकार को है। कानून कौन बना सकता है? या तो राज्य सरकार बना सकता है या केंद्र सरकार बना सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता, ठीक है। जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है। क्या है? उसके लिए 3 सूचियां दिया गया है, ठीक है। तो क्या क्या? एक नंबर क्या दिया? संघ सूची, ठीक है। 2 नंबर राज्य सूची, राज्य सूची। 3 नंबर समूचे सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं 3 सूचियाँ। क्या क्या सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, इसको याद रखना है। संघ सूची किसे कहते हैं? संघ सूची किससे कहते हैं? संघ सूची सुरक्षा, वित्तीय संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य क्या होती है? सरकार जो कानून बनाती है वो किस में होती है? संघ सूची में होती है। और राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय, राज्य से संबंधित विषय क्या होगा? जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि, ये सब किस सूची के अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। इस विषयों को समूची सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है, समझे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपका रिप्लाई तो मिलेगा, ठीक है, चाहे वो छोटा वीडियो बना के या आपको चैट के माध्यम से ही आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो निफिक्र हो गया, आप क्या करेंगे? कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करना। जब इस सूची के विषय पर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। केंद्र द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी को मान्य होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है तो वह कानून उस राज्य में मान्यता होगा। यानी राष्ट्रपति उस राज्य सरकार ने ऐसा होगा जो कानून किया है, तो वो राष्ट्रपति का साइन होगा तभी वो क्या होगा? कानून तो मनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं तो नहीं मान्यता प्राप्त होता है तभी, ठीक है। भारत के सभी
लोगों को इन कानूनों और नीतियों का पालन करना होता है। क्या होगा? जो कानून लिखा हुआ रहेगा उसको पालन करना ही होगा। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधन की व्यवस्था संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। ठीक है, किया गया है। नेक्स्ट हमारा बड़ा सा क्या है, दूसरा टॉपिक कह सकते हैं जिसे संसदीय शासन पद्धति। मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संसदीय शासन पद्धति। तो हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंधित है। मतलब इस कार्यपालिका का बात व्यवस्थापालिका मानेगा, व्यवस्थापालिका का बात कार्यपालिका मानेगा, मतलब दोनों का क्या होगा? मेल रहेगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? सामंजस्य पूर्वक। मतलब दोनों का बात इधर से वो बात मानेगा, वो उसका बात ये मानेगा, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि सामंजस्यपूर्ण संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। क्या होगा? उस कार्यपालिका की शक्ति व्यक्ति के हाथ में न होकर क्या होगा? वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट में होगा। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका को शक्ति विधायिका एवं व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार का केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक शक्ति पर मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अब आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि आपकी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन सा है निम्नलिखित में से। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको ऑप्शन 2-3 जो रहेगा, लेकिन उसमें से आपको क्या लिखना है? जो प्रधानमंत्री रहेगा जिस ऑप्शन में, उसको टिक मारना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तब। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। जिसे भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका के आशय की यह है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार इसकी
निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या होगा? संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों करते हैं। लेकिन उन्हें युक्ति मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। क्या है? उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उसकी सेवा शर्तें या निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को जाता है। सरकार का सदस्य किस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, न्यायाधीश पदयुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है या न्यायाधीश न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता रहा है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। न्यायाधीशों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन वंचित निधि में देय होती है, लेकिन यह संसद इन विषयों पर मतदान नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। मौलिक अधिकार ये आपको अभी 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको 12th में भी इसी के माध्यम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप आगे जाकर आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे तो, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो आप इससे जो बोलेंगे उससे आप थोड़ा बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जा सकता है। क्या होगा? अधिकार कहा जा सकता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप में अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी करता है। ठीक है। भारत का संविधान यहाँ लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। भारत के लोगों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार को संविधान के अंतर्मा कहा गया है। संविधान के क्या कहा गया? अंतर्मा कहा गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इससे आप छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, जिस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो आप इसे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 तक, ठीक है, तथा 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं और प्रारंभिक
में संविधान को सात मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्या है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार कितनी है? 6 है। और किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो आप ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसको मौलिक अधिकार 6 है, उसको सही टिक लगाना है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अधिकारों को हनन हो रहा है तो उससे आप बचने के लिए न्यायालय के शरण जा सकते हैं। नेक्स्ट आया हम लोग का कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार। हम लोग को कितना अधिकार दिया गया है उसको एक एक करके विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, सबसे पहले समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जैसे कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। क्या है? समानता का अधिकार में क्या मिलता है कि कानून सबके लिए समान है। इसका मतलब यह है कि सभी लोग को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को खेल के मैदान में, होटल में, दुकान में इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। राज्य देश में हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे। समानता का अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि सभी लोग एक समान है, सबके लिए समान। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि जाति, ये नीची जाति है, ये बड़ा जाति है, छोटा जाति है, इससे कोई नहीं। ये काला है, ये गोरा है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ईसाई है, इसके अनुसार इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्वक सभा करने का संगठन बनाने एवं देश के किसी भी भाग में आने जाने एवं रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेम, मीडिया या झोड़ोत्तोलन जैसे अधिकार भी इस अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार में मानव तस्करी, बेगर एवं जबरन श्रम का निषेध है। जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों लगाना, मजदूरी कराना अपराध है। क्या है? शोषण के विरोध अधिकार के अंतर्गत यदि आपका लड़का 16 साल 5 साल से लेकर 14 साल के अंदर है
और वह कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, काम नहीं कराया जा सकता है, नहीं तो अपराध मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने या प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कोई नहीं रोक सकता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अपना धर्म को प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। जैसे संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे धार्मिक एवं भाषाई सभी अल्प समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार प्राप्त है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष, मानवाधिकार और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए पाने के लिए इंतज़ार करें एक दिन। ठीक है, आज के लिए इतने ही। थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।